So, a very good evening to everyone. Hope you all are doing great. लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो त्योहारों का सीज़न था। हालांकि अभी भी त्योहारों का ही सीज़न है। कल दीपावली है, आज छोटी दीपावली है। और लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो मैंने कुछ बातें कही थी कि व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नेक्स्ट टू ऑल द एसएससी सीएचटी एस्पिरेंट्स, कि क्या करना चाहिए आगे। अब कुछ काम की बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। एसे राइटिंग, ये जो वीडियो है ये खासकर एसे राइटिंग के ऊपर ही होगा। द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल ही है द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, या निबंध लेखन की कला। निबंध लेखन, एसे, जब भी हम देखते हैं एसे राइटिंग एक ऐसा विषय है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ही नहीं। अभी कुछ ही महीनों में बोर्ड्स होने वाले हैं, आईसीएसई के भी, सीबीएसई के भी। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी एसे राइटिंग एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। एसएससी सीएचटी में तो है ही, और साथ ही साथ और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी के साथ साथ और भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर एसे राइटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एसे राइटिंग की अगर बात करें तो when we talk of essay, essay is not just a pile of facts, और essay is not just a long paragraph जिसमें हमने बस facts लिख दिया, and that is not an essay. See, अगर मैं एसएससी सीएचटी की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर जिनको कंसिडर करके एग्ज़ामिनर मार्क्स देता है। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में एसे राइटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तब एक बहुत अच्छे एसे के नाते एक अच्छे एसे को कंसिडर करके मार्क्स दिया जाता है। तो मेरी जो सीमित समझ है, अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज, हाउ आई हैड रिटन इन माई एसएससी सीएचटी 2024 पेपर, उस हिसाब से मैं बताने की चेष्टा करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। आई ट्राई टू जस्ट, दिस इज़ अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन विथ यू गाइज, कि कैसे एक इफ़ेक्टिव एसे, एक प्रभावशाली निबंध लिखा जा सकता है। हालांकि माय फोकस विल बी ऑन इंग्लिश एसे टुडे, बट यू कैन टेक द इनसाइट्स, आप इसके जो इनसाइट्स है वो हिंदी निबंध लेखन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट मूलतः ये इंग्लिश के लिए ही मैं इन इनसाइट्स को रेकमेंड करूँगा। हिंदी में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, एसे इज़ नॉट जस्ट अ पाइल ऑफ फैक्ट्स, और इट इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग पैराग्राफ, ओके। एवरी एसे, फॉर इंस्टेंस, हैज़ अ सेंट्रल आइडिया। अगर हम एसएससी सीएचटी की ही बात करें तो पहले क्या होता था, अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो करें तो बड़ा ही स्मूथ सा ट्रेंड था, बड़े ही सीधे वो लोग क्वेश्चंस पूछा करते थे, बड़े ही सीधे टॉपिक्स हुआ करते थे। बट अब अगर आप ध्यान दें, और इसका उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, अब वो लोग टॉपिक को मिश्रित कर रहे हैं। दे आर अमेलगमेटिंग द टॉपिक्स टू फॉर्म अ न्यू टॉपिक, और इसीलिए अब जो है, आप कह सकते हैं कि जो नए टॉपिक्स बन रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ हाइब्रिड टॉपिक्स। उसमें थोड़ा आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो एक एसे को, जैसा मैं देखता हूँ, आप एक एसे को एक जर्नी की तरह देख सकते हैं। सी योर एसे एज अ जर्नी।
एन essay हैज़ अ सेंट्रल आइडिया, एक मूल भावना होती है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक केंद्रीय आइडिया होती है, ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया। एंड उस आइडिया को आपको तथ्यों, दैट इज एविडेंस, रीजनिंग, लॉजिक, एविडेंस और एग्जाम्पल से सपोर्ट करके एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। दिस इज हाउ आई सी एन एसे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हाउ टू सी, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि सी एन एसे एज अ जर्नी, तो हाउ टू सी एन एसे एज अ जर्नी, तो जो भी एग्जामिनर रहेगा, जो आपकी कॉपी को करेक्ट कर रहा होगा, टेक हिम और हर थ्रू अ जर्नी। कैसे कर सकते हैं ये? एक क्वेश्चन और एक प्रॉब्लम के जैसे आप ट्रीट कर सकते हैं एक ऐसे को, और उस रीडर को, उस एग्जामिनर को एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आप ले जाइए, जहाँ पे वो रीडर सुन करके एक पूरा वेंचर, उसके माइंड में एक पिक्चर आप ड्रॉ कीजिए, एंड देन टेक हिम और हर टू अ कंक्लूजन। अंडरस्टूड? ओके, दिस इज द रफ thing what I told you about an essay. Okay. Okay, coming to the next part. तो नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम बढ़े तो essay के स्ट्रक्चर की बात होती है। तो यूनिवर्सली जहाँ तक मुझे पता है, यह एक्सेप्टेड है कि एक essay 3 पिलर्स पे खड़ा रहता है। वो 3 पिलर्स क्या हैं? पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी, तीसरा है कंक्लूजन। बट क्वेश्चन ये है कि आप उस इंट्रोडक्शन, उस बॉडी और उस कंक्लूजन को कितना इफेक्टिवली प्रेजेंट करें। इफ यू लुक एट द इंट्रोडक्शन पार्ट, पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे, फिर बॉडी और कंक्लूजन पे आएंगे। 1, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वो पार्ट है जब आप बिल्कुल आप अपने एग्जामिनर या अपने रीडर के सामने कुछ रख रहे हो। तो जब भी आप अपने एग्जामिनर या रीडर के सामने कुछ रख रहे हो, तो आपको यू हैव टू ग्रैब हिज और हर अटेंशन। सो आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट करना होगा उस पर्सन के सामने कि वो बाकी पूरे उस जर्नी, जैसा मैंने कहा जर्नी, as I said, it's a journey. So that person remains, his or her attention remains, he or she remains stuck to your essay. You have to grab his or her attention. How do you do that? See, there are ways. Do it with a hook. What can be that hook? Let me take an example, for instance. मान लेते हैं there is the topic is women empowerment in India, claims versus reality. Women empowerment in India, claims versus reality. Now, how to start this essay? You can start it with a question, or you can start it with a famous quote. Maybe आप women की बात कर रहे, तो maybe you can quote someone like Simone de Beauvoir, or you can quote someone like Virginia Woolf, right? There are feminists. आप किसी
फेमिनिस्ट को कोट करें, उनके किसी अच्छे से कोट को लिखें। इवन देयर आर फेमिनिस्ट इन इंडिया, देयर इज़ नो नीड टू बी अ फेमिनिस्ट। आप कुछ अच्छा सा ऐसा कोट करें जो कि लॉजिकल हो, उस कॉन्टेक्स्ट में बैठे। ठीक है, आप एक कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, you can start with a question. When you ask a question in the very first line of the essay, it shows that you are inquisitive, and then the person who is reading your essay, you have already grabbed his or her attention. वो बंदा सोचता है या सोचती है कि कुछ तो बात है, पढ़ना पड़ेगा बाकी का ऐसे। Okay, after you have grabbed the attention, briefly describe what you are writing about. In this case, you are writing about women empowerment. So write about women empowerment a bit, describe the thing, what women empowerment is about, and what the status of women empowerment presently is in India, and make it short, be precise, because it's an intro. You don't have to elaborate a lot. आपको यहीं पे बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ये हो गया इंट्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पिलर, as I said, 3 pillars. Coming to the second pillar. So what is the second pillar? Second pillar is body. Now body generally has 3 to 4 paragraphs, 3 to 4 paras. Okay. Now in those 3 to 4 paras, you have to be very careful how you present your ideas. This is the place where most of the people, they go off track, and this is the place where most people break the leg. Break the leg, by the way, is an idiom. Okay, here you can use idioms while writing the essay. It makes your essay more effective. Okay, so while writing the body, I recommend using the PEEL formula. PEEL. PEEL. Okay, so as I mentioned, the PEEL formula, which I generally follow, I would share it with you. PEEL. What does this PEEL stand for? So first is P, that stands for point. Second is evidence. Third is explanation, and the last is link. Okay, now when you talk of taking the example of this topic which I told, that is women empowerment in India, claims versus reality. So let's say I gave a point. Okay, let's come to the first thing. I will give a point first. In the first paragraph, I'll give a point. Anyone, for instance, gives a point, and it's not only about giving the point. When you have given a point, you have to justify it. आपको उसको justify भी करना पड़ेगा. आप ऐसे बेसलेस कमेंट तो नहीं कर सकते ना, आप ऐसे बेसलेसली आधारविहीन तो कुछ बातें नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। तो आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, तथ्य देना पड़ेगा, और उस तथ्य को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उन एविडेंसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लॉजिकली एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करके, सो सेकंड, दैट इज व्हाई द सेकंड ई इज एविडेंस. फर्स्ट इज पॉइंट, E for
evidence. So the second thing is evidence. When you have given the point, you give evidence for that. Now, if you say, for instance, when we talk of women empowerment, we will say that since olden times, the women in India have been treated in as goddesses in Indian culture, but the stark reality in India is that in reality there are crimes against women. Okay, and we can give examples. We can give data. Okay, National Commission for Women. We can give the data. That is evidence. And when you have given the evidence, then there comes E, explanation. When you have given the data, when you've given the evidence, then you explain that the data goes against what actually we say. We may treat women as goddesses. We may say that women are devis. We may say that in our culture we treat women as devis, but in reality, the reality is something different. Okay, so this is the explanation that you give. Okay, so point, evidence, explanation, PEE, and then there comes the link. You may differ from my point. I don't say that you have to follow my point. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो point बोल रहा हूँ वही आपको करना हो. आप अपने हिसाब से point को frame. मैं just एक example दे रहा हूँ. ये एक, ठीक है? Okay. लास्ट जो है L फॉर लिंक. लिंक क्या करेंगे? तो PEE तो हो गया. अब इसी चीज़ को लिंक, जो आपने इंट्रोडक्शन में जो बात बताई थी, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने बताया था, तो जो बातें आपने यहाँ पर की, इस पैराग्राफ में की, इसी बात को आप अपने इंट्रोडक्शन वाले उस पैराग्राफ से लिंक कीजिए. आप अपने फर्स्ट उस थीसिस से लिंक कीजिए अपने इस बात को. So the fourth thing is linking it to what you have said in the very beginning. Okay, ये होता पील थ्योरी. Okay, और ऐसा माना जाता है कि if you follow this peel formula, your body is considered to be very good. Okay, आप इस फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आई फॉलो फॉर ऐसे राइटिंग. ओके, ये हो गया आपका बॉडी. चलिए, अब आते हैं हम लोग थर्ड पिलर पे. थर्ड पिलर क्या था? व्हाट वाज द थर्ड पिलर फॉर ऐसे राइटिंग? सो द थर्ड पिलर फॉर ऐसे राइटिंग इज कंक्लूजन, या हिंदी में उसको उपसंहार या निष्कर्ष भी बोलते हैं. तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन हम कैसे करते हैं? कंक्लूजन में भी थोड़े, कंक्लूजन को भी कुछ भागों में बांटा जा सकता है. इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. ओके, सो कंक्लूजन में जो पहला काम हम करते हैं वो ये है कि यू हैव टू रीस्टेट योर थीसिस. मतलब जो आपने सबसे पहले जो बातें कही थी, जैसे यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया की बात कही थी हमने एकदम इंट्रोडक्शन में, तो जो बात हमने शुरुआत में कही थी उसी को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ करके पहले तो प्रेजेंट कीजिए कि जो बात हमने पहले रखी थी उसी बात को एक बार फिर से रखिए. ओके, you restate your thesis, what it is. Now the second thing is summarize whatever you have said throughout the body. जो भी चीज़ें आपने अपने बॉडी में कहा है उस चीज़ को उस पूरे के पूरे चीज़ को आप समराइज कीजिए. ठीक है? And then once you have restated what you have said in your introduction, then you summarize it, whatever the main points you have made. जैसे
आपने तथ्य दिए होंगे, आपने सुझाव दिए होंगे, आपने रीजंस बताए होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, सॉल्यूशंस बताए होंगे, यू मे हैव सेड वेरियस थिंग्स. सो जो भी मेन चीज़ें आपने बताई होंगी, वट एवर द मेन पॉइंट्स, द मेन की फीचर्स, वट एवर द की थिंग्स यू मस्ट हैव. So, whatever key things, sorry for the interruption, whatever key things you may have said in your essay throughout the body, restate them, summarize them, and after that, the last part of your conclusion is end with an insight. For instance, if you take this topic, which we have taken, like women empowerment in India, claims versus reality. So, in this, you can give your own insight. What steps can be taken? What are the steps which can be taken? Or what other initiatives? What are the changes that the government can make? Or what are the loopholes that the government or the people or the society that can work upon? Okay, so you can give your own insights. Fine. This is what my understanding of an essay says regarding the three pillars of an essay. और मैं essay writing, निबंध लेखन को ऐसे देखता हूँ, इस तरह से essay writing कर रहे हैं अगर, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं SSC CHT में भी, और SSC CHT के अलावा भी और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही नहीं बल्कि जो आप स्कूल लेवल एग्ज़ाम्स, ICSE बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, आप इन सब में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो. इसके अलावा apart from these, if you would ask me what are the other things to keep in mind, so there are three or more 3 to 4 things which I would recommend. First is maintain clarity. Maintain clarity in your head, maintain clarity throughout the essay. जो भी आप कह रहे हैं उसमें clarity maintain कीजिए. Don't be messy throughout the essay. Don't be messy. Maintain a clarity in your mind as well as in your paper. Okay. Second is, don't be contradictory to your own points. Don't be contradictory at all. आपने एक point बोला, you make a point, and in the next paragraph, directly or indirectly, you are contradicting your own point. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसा मत कीजिए. आप अपने ही बनाए, मतलब अपने ही दिए गए एक पॉइंट को, अपने ही दिए गए एक बिंदु को खुद ही काट रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा. ठीक है. थर्ड थिंग इज अवॉइड रिडंडेंसी. नाउ आप पूछेंगे कि रिडंडेंसी क्या है. आपने एक पॉइंट बोल दिया, आपने एक बिंदु पर चर्चा कर ली, आप उसी चीज़ पे बार बार बोले जा रहे हैं, उसी चीज़ पे बार बार रिपीट करने से नो वन विल लाइक द सेम पॉइंट बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. द पर्सन विल गेट बोर्ड, राइट. फोर्थ थिंग इज राइट इन अ फॉर्मल वे. दैट्स फाइन. औपचारिक होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, बट इट शुड बी नेचुरल. कैजुअल नहीं हो. इट शुड बी फॉर्मल बट इट शुड बी नेचुरल. बहुत ज़्यादा ओवर फॉर्मेलिटी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है. बी इन अ नेचुरल टोन. ठीक है. अब एक फाइनल क्वेश्चन जो लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि हैंड राइटिंग मैटर करती है क्या ऐसे लिखने में. तो मेरा सीधा जवाब यही है कि आप अगर किसी चीज़ को प्रेजेंटेबल बना के देंगे किसी को, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. इफ़ यू मेक
things presentable to a person and give it to a person, anyone for instance, of course that will be liked by the person. Agar aap, if you give your essay in a presentable form to the examiner, to the reader, of course it will be liked by the reader, the examiner, and you will be benefited, and that benefit will be in the form of marks. वो marks के form में आएगी आपके पेपर के लिए, ठीक है। और जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो वो जो रीडर होगा, जो एग्जामिनर होगा, वो और चाव से और भी अच्छे से आपके पेपर को पढ़ेगा या पढ़ेगी, ठीक है। सो विद दिस मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।